हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसी चैप्टर्स का ये जो हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रीवियसली टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़े थे वो उस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। देखो, इससे पहले मैं और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा था जो वीडियो नंबर फर्स्ट था, उस वीडियो नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कैसे एक 14 जुलाई डेट से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो वीडियो था वहाँ हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक राजा की बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस, क्या नाम था उसका, मैरी एंटोनी के साथ शादी होती है और राजा के खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पे डिस्कस भी करा था कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से 3 सोसाइटीज़ थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट था ना। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड वीडियो देखा। थर्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जहाँ पे 3 फेमस फिलोसोफर्स थे। याद आया उनका नाम? देखो, मैंने आपको बोला है मैं इतनी बार इन लोगों के नाम लूँगा कि आप लोगों को अगर कोई नींद में उठा के भी बोलेगा ना बताओ उन 3 लोगों के नाम क्या थे, तो आप यही नाम बोलोगे। तो क्या नाम था उनका तीनों का? पहले फिलोसोफर्स का नाम था जॉन लॉक, सेकेंड फिलोसोफर उनका क्या नाम था, जीन जैक रूसो, राइट। और थर्ड नंबर के जो फिलोसोफर्स थे उनका क्या नाम था, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फोर्थ वीडियो देखा। फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने पूरी सिचुएशन देखी कि कैसे फ्रांस के अंदर राजा मीटिंग बुलाते हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं और फाइनली जो है नेशनल असेंबली जो है वो राजा एक्सेप्ट कर लेता है। आज हमारा ये फोर्थ टॉपिक है और इस फोर्थ टॉपिक में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कैसे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो सिस्टम है वो आ जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम होता क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम का मतलब ये होता है, पहले मैं दोनों को बता देता हूँ क्लियरली। मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब हो गया कि राजा जो है वो सारे डिसीजन देगा। और राजा कैसे हो सकते होंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो राजा को जो डिसीजन लेना वो ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है कि राजा सारे डिसीजन नहीं लेगा। जो राजा की पावर है, इस पावर को लिमिट कर दिया गया है, इस पावर को कम कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को याद है मैंने जो वीडियो नंबर 3 था वहाँ पे मैंने बताया था जो फिलोसोफर्स थे मॉन्टेस्क्यू और इनकी जो बुक थी द डिवीजन ऑफ पावर, है ना, द डिवीजन ऑफ पावर। उस बुक के अंदर इन्होंने स्पेशली बताया था कि कैसे जो है वो पावर को डिवाइड करना चाहिए। अब किस तरीके से पावर होता है इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम ये जो सारे वीडियो बनाते हैं ये डिटेल वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो आप अगर देखोगे जो मॉन्टेस्क्यू की बुक थी उन्होंने इसमें बताया था कि जो सिस्टम होता है, क्या होता है, पावर जो होती है किस तरीके से होती है। तो उन्होंने बताया था जो पावर को है लेजिस्लेटर, सेकंड नंबर पे जुडिशरी और थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट, या इसको आगे पीछे कर सकते हो, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूट और जुडिशरी। इस तरीके से पावर डिवाइड कर देना चाहिए, पावर दे देना चाहिए। अब देखो जरा, पहले क्या होता था, पहले ये सारे जो काम है राजा करता था। राजा कैसे करता था सुनना जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया नियम बनाना हो, नया नियम बनाने का काम किसका था, राजा खुद ही बनाता था। और नया नियम क्या बनाता था कि आज से टिकटॉक बंद। ठीक है, उस समय तो टिकटॉक थे नहीं तो राजा खुद ही पहले ही बंद कर देता। तो राजा नए नियम क्या बनाता है जो उसको उस समय लगता है, राजा नए नियम बना सकता है कि ठीक है आज से मैं ये नया नियम बना रहा हूँ। पर ये सिस्टम अब राजा के हाथ से छीन लिया गया। ये जो राजा का पावर था ये छीन लिया गया। और अब नए नियम कौन बनाएगा? तो नए नियम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स की जो नए नियम बनाने का काम होगा अब पार्लियामेंट का, जो नेशनल असेंबली, इस असेंबली को बनाना पड़ेगा नए नियम। अब देखो जरा, हमारे देश में भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश के हाईली एजुकेटेड, समझदार, सारे इंटेलिजेंट लोग जहाँ पे गैदर होते हैं, क्या नाम है उसका, पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स नए नए नियम बनाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था असेंबली का, पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटर, नेता जो लोग बनाते हैं, ये भी फ्रांस की ही देन है। एक चीज समझ में आ गई। तो राजा का ये नियम, जो राजा का जो पावर था ये रिड्यूस कर दिया गया। क्या पावर की, जो नए नियम बनाना है, सॉरी, ठीक है, जो नए नियम बनाना है उस नए नियम को क्या करना है, अब राजा नहीं बना पाएगा। कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली। उस नेशनल असेंबली के अंदर कितने लोग हैं? तो इस नेशनल असेंबली के अंदर जो होते हैं 745 लोग होते हैं। अब ये क्या होता है, किस तरीके से नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्ट होते हैं, ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर राजा के और क्या वर्क होते थे जो उस समय करता था मोनार्की सिस्टम में। तो राजा जो है एग्जीक्यूट भी करता था, मतलब कि जो राजा ने जो नियम बनाया उसका पालन भी वही करवाता था। अगर कोई पालन नहीं करता तो उसको पनिशमेंट भी कौन देता था, तो वो ही राजा देता था। आप सोचो जरा, अब ये पावर भी राजा से ले लिया गया।
अगर जो नए नियम बने हैं इसको पालन कौन कराएगा, तो उसको पालन कराने का वर्क हो जाता है मिनिस्टर्स के ऊपर। या फिर मैं बोलूँ आज की तारीख में जैसे हमारे यहाँ भी होता है इंडिया के अंदर, आप देखोगे जो IPS या IAS ऑफिसर है ये करते क्या है, जो बने हुए जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड लॉज है इन लॉज को फॉलो कराते हैं। ये चीज़ हो जाती है सेकंड के अंदर। और वहीं अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूँ, जो जुडिशरी पावर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जुडिशरीज के अंदर जो राजा के पास पहले राइट्स है कि जिसको अगर राजा को लगता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा राजा डिसाइड करता था। और इसके लिए आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, कौन सी याद आया आपको? एक वो कहानी सुनी थी जिसका नाम है अंधेरी नगरी और चौपट राजा। हाँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा। वहां पे आपने देखा था ना राजा, और वो क्या क्या एक नया नियम लगाता है कि जो इस मेरे पूरे शहर में जो सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा तगड़ा हो उसको चढ़ा दो फांसी पे। था ये राजा की सोच थी। तो इस तरीके से जो मोनार्की सिस्टम था, इस मोनार्की सिस्टम में ये चीज़ हटी। अब अगर जो भी जुडिशरी जो भी जजमेंट देना है या किसी को फांसी की सजा या कोई भी क्रिमिनल्स को कोई अगर पनिशमेंट देने का राइट्स रहेगा तो वो कौन करेगा, वो डिसाइड करेंगे जज। मतलब ये जुडिशरी सिस्टम भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये 3 चेंजेस जो हम लोगों को दिख रहे हैं, जो पावर था राजा का ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है राजा की पावर का। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर कि ये नेशनल असेंबली के अंदर कैसे आते होंगे, इस चीज़ को बता देता हूँ। देखो नेशनल असेंबली के आने के लिए क्या था, नेशनल असेंबली के आने के लिए कुछ रूल्स, कुछ सेट जो थे जो फॉलो करना थे। तो नेशनल असेंबली के अंदर आने से पहले उन्होंने क्या करा, सबसे पहले फ्रांस की पूरी पॉपुलेशंस को क्या करा, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया एक्टिव सिटीजन और सेकंड पार्ट हो गया पैसिव सिटीजन। आप बोलोगे सर एक्टिव पैसिव इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। एक्टिव जो है यहाँ पे सिटीजन आ जाते हैं और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब क्या हो जाता है कि एक्टिव सिटीजन मतलब वो लोग जो पहली चीज तो मैन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मैन मीन्स आदमी होना चाहिए। आप बोलोगे सर वुमन, नहीं, वुमन की बाद में बात करेंगे। वो कौन होना चाहिए? वो मैन होना चाहिए, कंडीशन पहली। सेकंड नंबर पे वो क्या करें, वो टैक्स पेयर हो, वो टैक्स पे करते हो। टैक्स भी कितना, टैक्स भी उन्हें पे करना है कितना, एक जो लेबर है उस लेबर की 3 डेज तक का वेजेस को पे करना, इतना अगर वो टैक्स पे करेगा तो उसको कौन सा टाइटल दिया जाएगा, उसे टाइटल दिया जा सकता है एक्टिव सिटीजन का। ठीक है, ये समझ में आया एक्टिव सिटीजन। और जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने लोग बचे, रिमेनिंग मतलब जितने भी वुमेन्स है, या फिर मैं बात करूँ जो किड्स हो गए या जो एल्डर्स हो गए या जो भी लोग बचे, ये सारे के सारे पैसिव सिटीजन के आ जाते हैं। मतलब जो टैक्स पे करेगा वही नेशनल असेंबली के अंदर जा सकता है और वही वोट दे सकता है। तो वोटिंग राइट्स क्या हो गए, अगर सिंपल समझने की कोशिश करें तो ये था कि जो भी लोग टैक्स पे करता हो, कितना टैक्स, 3 वेजेस के बराबर, ठीक है, किसी लेबर्स की। सेकंड नंबर पे उसकी एज कितनी होना चाहिए, 25 ईयर से अबव। हमारे अगर इंडिया में देखोगे तो आज 18 साल की एज में भी लोग जो है वोट दे सकते हैं, भले उनको कुछ आता हो या नहीं आता हो, नॉलेज हो या नहीं हो, फिर भी वो लोग टैक्स पे कर सकते हैं। तो एज अब वोट दे सकते हैं। तो एज इट इज फ्रांस के अंदर क्या था कि 25 ईयर सिर्फ जो भी लोग अबव है वोट लोग जो है एक्टिव सिटीजन में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप लोग देखोगे जरा, तो यहाँ पे अगर जो उसको नेशनल असेंबली में जाना है या जो हायर पोस्ट पे जाना है, उसे उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई है कि नेशनल असेंबली में जाने के लिए उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तभी तो वो नेशनल असेंबली के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज वो नेशनल असेंबली के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, जिन लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा है उन लोगों के चांसेस उस नेशनल असेंबली के अंदर जाने के उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। इसके बाद अगर आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन किससे स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद डिक्लेरेशन ऑफ, क्या, एक डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है। डिक्लेरेशन क्या, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो मैन और जो सिटीजन है इनके राइट्स जो है उसके डिक्लेरेशन के सारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा मतलब होता है कि रिटर्न सेट्स ऑफ लॉज, एक लिखे हुए नियम कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए नियम अलग हो। नियम कैसे होना चाहिए, रूल्स शुड बी रिटन, रूल्स कैसे होना चाहिए, शुड बी रिटन, पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए, एंड इट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। ये सभी लोगों के लिए कैसे होना चाहिए, शुड बी सेम। ऐसा ना होना चाहिए कि सर इसके लिए कुछ नियम अलग और किसी के लिए नियम कुछ अलग हो। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो राइट्स किस तरीके थे, राइट्स सच एज अ राइट्स ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार,
किस चीज़ का? देखो जरा आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ह्यूमन बीइंग को जीने का अधिकार है। किसका? लाइफ जीने का अधिकार होता है किसी को, हर एक इंडिविजुअल को। तो राइट्स ऑफ लाइफ ये भी एक लोगों का अधिकार है, और उन सारे अधिकारों की रक्षा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन सारे अधिकारों की रक्षा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन सारे अधिकारों की रक्षा करना जो स्टेट्स बनी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं अधिकार की बात करूँ तो इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों का बोलने का अधिकार है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी देश में बहुत जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की अगेंस्ट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी बोलते हैं। तो लोगों का बोलने का अधिकार है, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। बेटा हम लोगों का अधिकार है, आप लोगों का अधिकार है। आप लोगों भी क्लास में बोलते हैं कि नहीं, इस तरीके से बोलने का अधिकार है, हर लोगों का बोलने का अधिकार है। इसी तरीके से बोल सकता हूँ द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन देने का भी अधिकार है। कोई हो सकता है किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो, कोई किसी और चीज़ से सेटिस्फाई हो। इसके लिए मैं एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, विकास दुबे, कानपुर वाले, नाम सुना होगा, ठीक है। और इनका नहीं सुना तो बता देता हूँ, इनका इनकाउंटर कर दिया था पुलिस वालों ने। उत्तर प्रदेश के ये गैंगस्टर थे और इनका इनकाउंटर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो जरा, इन्होंने क्या करा था, विकास दुबे ने, इन्होंने 8 पुलिस वालों को मर्डर कर दिया था, इन पुलिस वालों को मार दिया था, और इसका जो है पुलिस वाले इनकाउंटर करते थे। तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये था कि जो पुलिस वालों ने इनके साथ करा, जो इनकाउंटर करा, वो बहुत ही सही है, ठीक है। आप लोग इससे भी सहमत होंगे। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी होता है कि जो ये पुलिस ने इनकाउंटर करा ये गलत है। अगर आप सोचो जरा, पुलिस इस तरीके से अगर क्रिमिनल्स को खुद ही पनिशमेंट देगी, खुद ही सजा देगी, तो जुडिशरी सिस्टम का क्या काम है? तो इस जुडिशरी सिस्टम का होने का क्या मतलब है? फिर ये कोर्ट जो है, ये सभी कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए। तो दोनों के ओपिनियन भी अपनी जगह सही है और दोनों के बोलने का अधिकार भी सही है। तो ये जो ओपिनियन था, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच हो गई, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन हो गई, जो राइट्स ऑफ लाइफ हो गई, इस तरीके जो सारे राइट्स है, ये सारे के सारे राइट्स लोगों को दिए गए, सिटीजन को दिए गए, ये सारे के सारे राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस था ये हम लोगों को देखना को मिला, जो ये 1971 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट बना था, जो नेशनल असेंबली के अंदर इन लोगों ने जो डिज़ाइन किया गया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी वीडियो मेरा समझ में आया होगा और साथ में पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट रहे कि टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ यहाँ तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर बोलूँगा कि मैं यहाँ पे अंधेरे में से तीर चला रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे ये मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।